मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे हैं एंड आई एम बैक विथ पार्ट 2 ऑफ एनर्जी एंड मिनरल रिसोर्सेज क्लास 10th ज्योग्राफी। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एनर्जी मिनरल्स के बारे में। टू बी मोर स्पेसिफिक, हम बात करेंगे कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में। आई एम रोशनी फ्रॉम लर्नो हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पर आप मैथ, साइंस, सोशल साइंस, टिप्स एंड ट्रिक्स सब कुछ वीडियोस देख सकते हो एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnohub.com। फिलहाल हम कर रहे हैं क्लास 10th ज्योग्राफी का सीरीज और हम बना रहे हैं इसे सुपर डुपर इजी ताकि सबको समझ आएगा। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि मिनरल्स जो हैं ये 3 टाइप्स के होते हैं। मेटालिक और नॉन मेटालिक मिनरल्स के बारे में हमने ऑलरेडी पिछले वीडियो में बात किया था। तो आज हम बात करने वाले हैं एनर्जी मिनरल्स के बारे में, ठीक है। तो ये जो एनर्जी मिनरल्स होते हैं ये क्या होते हैं? ये ऐसे मिनरल्स होते हैं विच आर ग्रेट सोर्सेस ऑफ एनर्जी, जो हमें खूब सारा एनर्जी दे पाते हैं, जैसे कि कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं एनर्जी मिनरल्स के। तो कई बार हम इन एनर्जी मिनरल्स को फ्यूल मिनरल्स भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इन्हें हम फ्यूल्स की तरह यूज करते हैं। जैसे कोल की अगर हम बात करें, कोयले की अगर हम बात करें, तो कोयले से आपने देखा होगा कि बहुत सारे छोटे शहरों में या विलेजेस में जो है वो कोयले को यूज करते हैं, उसे जला के चूल्हा जलाने के काम लेते हैं, राइट। क्योंकि उससे जो आग प्रोड्यूस होती है, उससे जो हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है, उस एनर्जी को यूज करके हम कुकिंग करते हैं, राइट। तो इस केस में कोल क्या है? एक फ्यूल की तरह ही तो यूज हो रहा है, राइट। तो इसी वजह से इन मिनरल्स को फ्यूल मिनरल्स भी कहा जाता है, ठीक है। तो इसी वजह से एनर्जी मिनरल्स को कई बार हम एनर्जी रिसोर्सेस भी कहते हैं। तो एनर्जी रिसोर्सेस के बारे में ज्यादा डिटेल में जानने से पहले इस बात से कन्विंस्ड हो जाना बहुत जरूरी है कि हाउ इंपॉर्टेंट इज एनर्जी टू अस। हालांकि इसे बहुत ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत तो नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि वी नीड एनर्जी फॉर एवरीथिंग दैट्स हैपनिंग अराउंड अस। चाहे हम बात करें कुकिंग की, या हम बात करें भाई हीट और लाइट प्रोड्यूस करने की, या हम बात करें इंडस्ट्रीज की, जो मशीनरीज चल रही हैं इंडस्ट्रीज में उनकी, या फिर ऑटोमोबाइल्स की, हर जगह हमें चाहिए होता है एनर्जी। एग्जैक्टली तो इसीलिए सोर्सेस ऑफ एनर्जी भी बहुत क्रिटिकल है हमारे लिए। तो ये जो एनर्जी रिसोर्सेस हैं, इन्हें हम 2 कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं। पहला कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेस, दूसरा नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेस। कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेस मतलब कन्वेंशनल, ट्रेडिशनल, जो पहले से चलता आ रहा है, जो कन्वेंशन है वही चलता आ रहा है, मतलब जो प्रथा है वही चलती जा रही है, वो है कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेस। जैसे कि कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, काउडंग केक। काउडंग केक पता होगा सभी को, क्या होता है काउडंग केक? जिसे हम हिंदी में कहते हैं गोईठा, गोबर से बनता है। आपने देखा होगा काउडंग केक्स, जो गोबर होता है उसे ऐसे मतलब रोटी टाइप के शेप में बनाते हैं एंड देन उसे सुखाते हैं धूप में, एंड दैट मेक्स अ काउडंग केक। और उसे हम किस पर्पस के लिए यूज करते हैं? मोस्टली विलेजेस में आप देखोगे कि लोग काउडंग केक यूज करते हैं अपना चूल्हा जलाने के लिए, कुकिंग करने के लिए। उसी तरह फायरवुड इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स। जैसे कि जो ट्राइबल लोग फॉरेस्ट वगैरह में रहते हैं, उन्हें जब कुकिंग करना होता है वो किस चीज का यूज करते हैं? लकड़ी का यूज करते हैं, फायरवुड, उसे ही जला देते हैं, आग निकलती है, उसमें खाना पक जाता है। हालांकि मैं बता दूं कि फायरवुड और काउडंग केक, इन दोनों का ही यूज जो है बहुत ही स्ट्रांगली डिस्करेज किया जाता है। क्यों? क्योंकि जो काउडंग केक होता है इट इज एन एक्सेलेंट मैन्योर। मतलब अगर हमें प्लांट्स की प्रोडक्टिविटी, क्रॉप प्रोडक्टिविटी बढ़ानी हो, तो एग्रीकल्चरल फील्ड्स में अगर हम काउडंग डाल दें वहाँ पे, तो वहाँ की प्रोडक्टिविटी बहुत बढ़ सकती है, राइट। तो ये जो काउडंग केक्स है, इनको काउडंग केक ना बना के अगर इसे हम मैन्योर की तरह यूज करें, हमें बहुत फायदा होने वाला है। दूसरी बात, काउडंग केक्स जलाने से जो गैसेस निकलती हैं काफी हार्मफुल गैसेस होती हैं, जिससे एयर पॉल्यूशन होता है। तो इसीलिए काउडंग केक्स का यूज डिस्करेज किया जाता है। ठीक उसी तरीके से फायरवुड यूज करने से क्या होता है? एक तो फायरवुड आता कहां से है? पेड़ से, राइट। पेड़ काट के, तो फॉरेस्ट के जो पेड़ है उनको हम काट रहे हैं, उससे डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, जो हमारे एनवायरनमेंट के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। और
बाकी फायरवुड भी जब हम जलाते हैं तो पॉइजनस गैसेस निकलते हैं जिससे एयर पोल्यूशन होता है। तो मतलब दोनों तरफ से डिसएडवांटेज है। तो इसीलिए ये जो दोनों ही कन्वेंशनल फ्यूल्स हैं हमारे, इनका यूजेज बहुत स्ट्रांगली डिस्करेज किया जाता है। अच्छा, तो दूसरी तरफ जो दूसरा टाइप है एनर्जी रिसोर्सेज का, वो है नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स, मतलब जो थोड़े मॉडर्न एनर्जी रिसोर्सेज हैं। अब मॉडर्न एनर्जी रिसोर्सेज आए क्यों, इसका बहुत बड़ा कारण है और हम देखेंगे जब हम इनके बारे में डिटेल में बात करेंगे। बट इसके अंदर कौन से वाले एनर्जी रिसोर्सेज आते हैं, जैसे कि सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, बायोगैस एनर्जी। तो ये सारे एग्जाम्पल्स होते हैं नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज के। तो फिलहाल हम डिटेल में बात करेंगे कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में, और उसके अंदर भी हम बात करेंगे कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस और इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। तो बच्चा पार्टी शुरुआत करेंगे कोल यानी कि कोयले से। कोल इज वन ऑफ द मोस्ट अबंडेंटली अवेलेबल फॉसिल फ्यूल। अब ये फॉसिल फ्यूल क्यों आ गया भाई बीच में? कोल को हम फॉसिल फ्यूल कहते हैं, सिर्फ कोल को ही नहीं, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, इन तीनों को हम फॉसिल फ्यूल कहते हैं इसलिए क्योंकि ये जो बनते हैं ये डेड एंड डिकेइंग मैटर से बनते हैं। जैसे डेड प्लांट्स, जो प्लांट्स और एनिमल्स मर जाते हैं उसके बाद उनके डिकॉम्पोजिशन से ये बनते हैं, इसीलिए इन्हें कहा जाता है फॉसिल फ्यूल। और कोल जो है इन तीनों में से सबसे ज्यादा अबंडेंटली अवेलेबल है, बहुत ही ज्यादा मात्रा में अवेलेबल है। ठीक है, कोल को हम यूज कहाँ करते हैं? कोल से जो है हम इसको मोस्टली हम इंडस्ट्रीज में यूज करते हैं, हाउस होल्ड्स में तो हम यूज करते ही हैं, जैसे कि मैंने बताया कोयलों को हम घरेलू काम के लिए तो यूज करते ही हैं। इसके अलावा हम इंडस्ट्रीज में यूज करते हैं टू जेनरेट इलेक्ट्रिसिटी। तो कोल एक बहुत इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल होता है। इनफैक्ट इसी वजह से आप देखना, जैसे जैसे आगे हम पढ़ेंगे कि मोस्टली जो थर्मल पावर प्लांट्स का लोकेशन होता है ना, वो जनरली कोल फील्ड्स के पास होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो जो थर्मल पावर प्लांट्स है, थर्मल पावर प्लांट्स क्या होते हैं? जहां पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है और वहां पे हम कोल का यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के प्रोसेस में। तो चूंकि उन्हें कोल चाहिए होता है, अब इंडस्ट्रियल लेवल पे कोल चाहिए तो खूब सारा कोल चाहिए। और कोल जो है इन इटसेल्फ एक बल्की मटेरियल है, मतलब कोई बहुत लाइट वेट सामान तो है नहीं। तो अगर इंडस्ट्री बहुत दूर लोकेटेड होगा तो हमारा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत बढ़ जाएगा, इसीलिए इस तरह के थर्मल पावर प्लांट्स का कंस्ट्रक्शन हमेशा कोल फील्ड्स के पास किया जाता है। दूसरा सवाल कि कोल बनता कैसे है? तो जैसा कि मैंने बताया कि कोल बनता है डिकॉम्पोजिशन ऑफ डेड प्लांट्स से। जो भी प्लांट्स मर जाते हैं वो जमीन के नीचे चले जाते हैं और उसके बाद वो डिकॉम्पोज होते रहते हैं मिलियंस ऑफ ईयर्स तक, और ऐसे बनता है कोल। अब डिपेंडिंग अपॉन कि कितने डेप्थ पे कोल है और कब वो प्लांट, वो डेड प्लांट जो है वो बरी हुआ था, इन दोनों चीजों के ऊपर बेस करके जो है हम देखते हैं कि कोल की अलग अलग वैरायटीज पाई जाती है। मतलब कुछ तरह के कोल होते हैं जो बहुत एकदम नीचे पाए जाते हैं, बहुत ज़्यादा डेप्थ में पाए जाते हैं, कुछ होते हैं जो कम डेप्थ में पाए जाते हैं, और हर वैरायटी के कोल की जो है अलग अलग प्रॉपर्टीज होती हैं। तो हम मेजरली बात करेंगे 4 वैरायटीज ऑफ कोल के बारे में। तो फटाफट से देखते हैं 4 वैरायटीज ऑफ कोल। फटाफट से कोल के जो 4 वैरायटीज होते हैं उन्हें देखते हैं। तो 4 वैरायटीज होते हैं पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस एंड एंथ्रासाइट। तो इनके प्रॉपर्टीज फटाफट से देखेंगे। पीट में सबसे लो कार्बन एंड हाई मॉइस्चर कंटेंट होता है, कार्बन बहुत कम होता है और मॉइस्चर बहुत ज्यादा होता है, और इसकी हीटिंग कैपेसिटी काफी लो होती है। ठीक है, तो बहुत ज्यादा एफिशिएंट फ्यूल नहीं है ये। बात करेंगे लिग्नाइट की, तो ये सॉफ्ट होता है, लो ग्रेड ब्राउन कोल, इसमें भी हाई मॉइस्चर कंटेंट होता है। ठीक है, बिटुमिनस की अगर हम बात करें, इट इज द मोस्ट पॉपुलर कोल फॉर कॉमर्शियल यूज, जिसको हम मोस्टली यूज करते हैं कॉमर्शियल पर्पसेस के लिए, दैट इज बिटुमिनस। इनफैक्ट इसे बहुत लार्ज स्केल में यूज किया जाता है इन स्मेल्टिंग ऑफ आयरन इन ब्लास्ट फर्नेस। स्मेल्टिंग मतलब एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम आयरन ओर, मतलब ओर से उस मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के प्रोसेस में ये काम आता है। एंड एंथ्रासाइट इज द हाईएस्ट क्वालिटी हार्ड कोल, ये हार्ड होता है, क्वालिटी भी इसकी बहुत अच्छी होती है, इसमें कार्बन कंटेंट भी काफी हाई होता है। तो अगर क्वालिटी की बात करें तो एंथ्रासाइट इज द बेस्ट, बट अगर पॉपुलैरिटी की बात करें, मतलब यूसेज की पॉपुलैरिटी की बात करें, तो बिटुमिनस इज नंबर 1। ठीक है, तो ये है कोल के डिफरेंट 4 वेराइटीज।
इंडिया की अगर बात करें तो यहां पर कोल पाया जाता है दो तरह के रॉक सीरीज में। पहला तो गोंडवाना रॉक सीरीज जो कि 200 मिलियन ईयर्स अगो बरी किया गया था। सोच के देखो 200 मिलियन ईयर्स अगो, तो उन्हें बहुत ही लंबे टाइम पहले बरी किया गया था और बहुत ही ज्यादा डेप्थ में बरी किया गया था। तो इस तरह के कोल डिपॉजिट्स को कहा जाता है मेटालर्जिकल डिपॉजिट्स, क्योंकि ये जो गोंडवाना कोल होता है इस तरह का कोल मेटालर्जिकल इंडस्ट्री में बहुत यूजफुल होता है। दूसरे टाइप का जो रॉक सीरीज होता है जहां कोल पाया जाता है वो होता है टर्शियरी डिपॉजिट्स एंड दे वर बरीड अप्रॉक्सीमेटली 55 मिलियन ईयर्स अगो। तो चलो फटाफट से देखते हैं कि इंडिया में मेटालर्जिकल कोल डिपॉजिट्स और टर्शियरी कोल डिपॉजिट्स कहां कहां पाए जाते हैं। तो हम देखते हैं कि ये मेटालर्जिकल कोल डिपॉजिट्स जो है ये मेजरली वेस्ट बंगाल और झारखंड में पाया जाता है। टू बी मोर प्रिसाइज, वेस्ट बंगाल के अंदर रानीगंज और झारखंड के अंदर झरिया और बोकारो, ये जो है दे आर द प्लेसेस फॉर मेटालर्जिकल कोल डिपॉजिट्स, यानी कि जो कोल बहुत पुराने टाइम से है। ठीक है, और टर्शियरी डिपॉजिट्स ऑफ कोल की अगर बात करें तो ये मेजरली होते हैं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, यानी कि ये वाले स्टेट्स में, है ना, जैसे कि मेघालय, आसाम, अरुणाचल प्रदेश एंड नागालैंड। इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में पाए जाते हैं टर्शियरी डिपॉजिट्स ऑफ कोल। तो बच्चों अब बारी है पेट्रोलियम के बारे में डिस्कस करने की। तो कोल अगर नंबर 1 है तो पेट्रोलियम है नंबर 2, यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि पेट्रोलियम इज द नेक्स्ट मोस्ट अवेलेबल एनर्जी रिसोर्स आफ्टर कोल। ठीक है, अब पेट्रोलियम के बारे में एक खास बात है कि जो पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज होती हैं, जो पेट्रोलियम रिफाइनरीज होती हैं, इन्हें कहा जाता है नोडल इंडस्ट्रीज। ठीक है, अब ये नोडल इंडस्ट्री जो है एक नया टर्म है आपके लिए और आप सोच रहोगे कि ये क्या होता है। तो नोडल इंडस्ट्री ऐसे इंडस्ट्री को कहा जाता है जो अपने आसपास और सपोर्टिंग इंडस्ट्रीज को डेवलप करे, यानी कि ये ऐसे इंडस्ट्रीज होती हैं जो कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स बनाती हैं, कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हमें देती हैं जो दूसरे इंडस्ट्रीज के लिए रॉ मटेरियल का काम करे। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे पेट्रोलियम रिफाइनरी की अगर हम बात करें तो पेट्रोलियम रिफाइनरी हमें ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स देती हैं जो दूसरे, जैसे कि दूसरे केमिकल इंडस्ट्रीज या फर्टिलाइजर इंडस्ट्री या फिर सिंथेटिक टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के रॉ मटेरियल्स की तरह काम करता है। देखते हैं क्या होता है पेट्रोलियम रिफाइनरी के अंदर। तो सबसे पहले देखते हैं कि पेट्रोलियम हमें मिलता कहां से है। जैसे कि हमें पता है कि डेड डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल्स से जब वो डिकम्पोज होते हैं मिलियंस ऑफ ईयर्स तक, तो हमें मिलता है पेट्रोलियम। ठीक है, तो हमें जमीन के नीचे से जो मिलता है वो होता है मिनरल ऑयल, हमें ये ऑयल मिलता है। इस ऑयल को हम लेकर आते हैं पेट्रोलियम रिफाइनरीज में और उसके बाद इस मिनरल ऑयल का हम करते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। इसके बारे में आपने अपने जूनियर क्लासेस में पढ़ा होगा। तो जब हम इस मिनरल ऑयल का फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं तो हमें काफी सारे प्रोडक्ट्स मिलते हैं, राइट, जैसे कि हमें पेट्रोल मिलता है, डीजल मिलता है, केरोसिन मिलता है। इतना ही नहीं, हमें और भी बहुत चीजें मिलती हैं, जैसे कि हमें टार मिलता है, पैराफिन वैक्स मिलता है। तो इस तरह से हमें बहुत सारे पेट्रोकेमिकल्स मिलते हैं और ये जो केमिकल्स हैं ये अलग अलग इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल्स का काम करती है। और इसी वजह से जहां एक पेट्रोलियम रिफाइनरी आ जाती है तो चूंकि वहां से इतने सारे प्रोडक्ट्स निकलने वाले होते हैं तो उन प्रोडक्ट्स को यूज करके कुछ और भी इंडस्ट्रीज आसपास डेवलप हो जाती हैं, जिसे हम कहते हैं सपोर्टिंग इंडस्ट्रीज। ठीक है, तो यही कारण है कि पेट्रोलियम रिफाइनरीज को कहा जाता है नोडल इंडस्ट्रीज। तो चलो अब फटाफट से देखेंगे कि इंडिया में किस तरीके से ये जो मिनरल ऑयल डिपॉजिट्स हैं इनके डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से हैं इंडिया में। ऑयल के डिस्ट्रीब्यूशन की अगर बात करें तो ये मेजरली ऑयल की प्रोडक्शन जो है, इसके जो रिसोर्सेज पाए जाते हैं दैट इज इन मुंबई हाई। इनफैक्ट इट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू अबाउट 63% ऑफ द टोटल ऑयल दैट इज प्रोड्यूस्ड इन इंडिया। ठीक है, तो मतलब मेजरली जो है यही अपना रीजन है जहां से महाराष्ट्र के अंदर मुंबई हाई वाले रीजन से ऑयल का एक्सट्रैक्शन होता है। इसके अलावा गुजरात कॉन्ट्रीब्यूट्स टू अबाउट 18% एंड देन आसाम which contributes to about 16%. हालांकि आसाम is one of the oldest oil producing state. तो कुछ इंपॉर्टेंट ऑयल फील्ड्स जो है वो है दिग्बोई, नाहरकाटिया, मोरन, हुगरीजान। ये कुछ इंपॉर्टेंट ऑयल फील्ड्स हैं आसाम के। ठीक है, एंड दिस इज आसाम। ठीक है, तो महाराष्ट्र, आसाम, गुजरात, तो ये हमारे एरियाज हैं जहां पर ऑयल डिस्ट्रीब्यूटेड है।
अब बारी है नेचुरल गैस की। तो नेचुरल गैस भी पाया जाता है पेट्रोलियम के एसोसिएशन में ही, मतलब जहां पर भी जमीन के नीचे पेट्रोलियम पाया जाता है उसी के ऊपर रहता है नेचुरल गैस। नेचुरल गैस की खास बात यह है कि ये एक बहुत ही एनवायरनमेंट फ्रेंडली फ्यूल है। मतलब जो दिक्कत हमें कोल के साथ या काउडंग केक के साथ या फायरवुड के साथ आ रही थी, वो दिक्कत हमें नेचुरल गैस के साथ नहीं आती है। मतलब यहाँ पे क्या होता है कि जब हम नेचुरल गैस को एक फ्यूल की तरह यूज करते हैं तो इसमें जो गैसेस निकलती हैं, मतलब जो हार्मफुल गैसेस निकलती हैं, वो बहुत कम होती हैं, बहुत लेस कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस होती हैं। इसकी वजह से बहुत ज़्यादा इनकरेज किया जाता है कि भाई नेचुरल गैस को यूज़ करो। इनफैक्ट आपने देखा होगा कि सीएनजी के यूसेज को कितना इनकरेज किया जाता है। इनफैक्ट अगर आप दिल्ली जाओ तो देखोगे वहाँ पे जितने भी ऑटो वगैरह चलते हैं उन सब में लिखा होता है कि सीएनजी ऑपरेटेड, राइट, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। तो ये सबसे खास बात है नेचुरल गैस की। और जहाँ तक इसकी यूजेज की बात करें तो ये बहुत सारे पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज़ के लिए एक बहुत अच्छा रॉ मटेरियल भी है। तो चलो देखते हैं इसके डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में अक्रॉस इंडिया। नेचुरल गैस के डिस्ट्रीब्यूशन की अगर बात करें तो ऑब्वियसली मुंबई हाई हैज़ टू बी देयर, क्योंकि मुंबई हाई में चूंकि इतना ज़्यादा वहाँ पे ऑयल डिपॉजिट्स होता है तो उनके साथ ही नेचुरल गैस का डिस्ट्रीब्यूशन का डिपॉजिट भी पाया जाता है। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स विच इज़ हियर एंड कृष्णा गोदावरी बेसिन टुवर्ड्स द सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया। तो ये कुछ एरियाज हैं इंडिया के अंदर जहाँ पर नेचुरल गैस डिस्ट्रीब्यूशन देखा जाता है। अब बात करेंगे हम इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। इलेक्ट्रिसिटी तो भाई बहुत ही जरूरी है, हम सबको पता है कि किस हद तक हम इलेक्ट्रिसिटी पे डिपेंडेंट है। तो यहां हम मेनली फोकस करेंगे कि ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कैसे होती है। तो मेजरली दो तरह से जनरेट होती है। एक होता है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी जो हम जनरेट करते हैं यूजिंग द एनर्जी ऑफ फ्लोइंग वाटर, हाइड्रो मतलब वाटर। और दूसरा होता है थर्मल पावर, यानी कि जिस इलेक्ट्रिसिटी को हम जनरेट करते हैं बाय बर्निंग फ्यूल्स लाइक कोल एंड पेट्रोलियम। ठीक है, तो मेजरली ये दो ही तरीके हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी की। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है, जो फ्लोइंग वाटर होता है उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है उसे हम यूज करते हैं टरबाइन को मूव करने के लिए, एंड दिस टरबाइन इन टर्न प्रोड्यूसेस द इलेक्ट्रिसिटी। तो टरबाइन का काम क्या होता है, टरबाइन एक शाफ्ट जैसा होता है जिसका काम होता है कि जो फ्लोइंग वाटर का जो काइनेटिक एनर्जी है वो उसे मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है और उसके बाद वहां से कन्वर्ट होता है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, तो ये होता है। तो अब इंडिया में अगर हम देखें तो 190 से भी ज्यादा हाइड्रो पावर स्टेशंस हैं। ठीक है, खास बात यह है कि जो पानी जो है दिस इज अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी कि इसे हम रिन्यू कर सकते हैं, राइट, क्योंकि पानी की जो अवेलेबिलिटी है या फिर पानी की जो फॉर्मेशन होती है, ये वाटर साइकिल इस तरीके से बना हुआ है कि पानी को अगर हम यूज भी करें तो पानी वापस से हमारे नेचर में आ जाता है। तो वाटर इज रिन्यूएबल रिसोर्स, ये इसकी खास बात है। जो दूसरा टाइप है दैट इज थर्मल पावर, उसमें क्या होता है कि कोल पेट्रोलियम वगैरह को बर्न करके जो है हम जो एनर्जी निकालते हैं, जो हीट एनर्जी होती है, दैट हीट एनर्जी कन्वर्ट्स वाटर इनटू स्टीम, और इस मूविंग स्टीम की जो एनर्जी होती है इससे हम टरबाइन को मूव करते हैं और फिर वहां से इलेक्ट्रिसिटी बनती है। ठीक है, ये प्रोसेस होता है। और इंडिया में अगर हम देखें तो हम देखते हैं कि 310 से भी ज्यादा थर्मल पावर प्लांट्स हैं। ठीक है, बट यहां पर देखने वाली बात यह है कि ये जो फ्यूल्स हैं कोल या पेट्रोलियम, दे आर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, राइट, क्योंकि इन्हें हम बहुत जल्दी रिन्यू नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमने खुद देखा है कि कोल या पेट्रोलियम को बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। तो अगर मान लो हमारे पास जितना स्टॉक है कोल का, भले हमारे पास बहुत, कोल इज वन ऑफ द मोस्ट एबंडेंटली अवेलेबल फ्यूल, तो स्टॉक मान लो बहुत भी है, बट जो हमारी डिमांड है वो भी तो बहुत है। हमारा इतना पॉपुलेशन है, इतनी डिमांड है हमारी, तो इसकी हमारी डिमांड इतनी ज्यादा है कि जो हमारा स्टॉक है वो स्टॉक को अगर हम बहुत जल्दी जल्दी यूज करते चले जाएंगे तो उसको रिफिल करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि कोल को बनने में वापस से लगेंगे मिलियंस ऑफ ईयर्स। तो इसीलिए कोल पेट्रोलियम ये जो है ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस हैं। तो इसीलिए ये जो दो प्रोसेसेस हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के, अगर लॉजिकली सोचा जाए तो जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है दैट इज अ बेटर मेथड इन द सेंस कि उसमें हमारी डिपेंडेंसी एक ऐसे रिसोर्स पे है विच इज रिन्यूएबल रिसोर्स।
तो बच्चों अब टाइम आ गया है कि हम बात करें नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में, क्योंकि हमने ये तो देख लिया कि कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज क्या होते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, कैसे बनते हैं, और साथ ही हमने ये भी देखा कि चूंकि ये कन्वेंशनल रिसोर्सेज जो हैं ये क्या होते हैं, नॉन रिन्यूएबल, इन्हें बहुत आसानी से हम रिन्यू नहीं कर सकते हैं, तो वो एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज हो जाता है, राइट। और वहीं पे जरूरत आ जाती है कि हम रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज को अच्छी तरह से एक्सप्लोर करें। तो बात करेंगे हम रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में, या फिर हम कह सकते हैं नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में अगले वीडियो में। तो घबराने की कोई बात नहीं, फटाफट से जल्दी आने वाला है अगला वीडियो। इनफैक्ट आपको अगला वीडियो का लिंक भी यहां दिख रहा होगा, तो यहां से आप क्लिक भी कर सकते हो। तो जल्दी ही मिलती हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।